नमो नमः। सुप्रभातम प्रिय छात्राः। आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके लिए आपकी कक्षा अष्टमी के नवम पाठ, जिसका नाम है सप्तभगिन्यः। इस पाठ पर आधारित जो वर्कशीट आपको उपलब्ध कराई गई थी, उस वर्कशीट का सॉल्यूशन, इसके समाधान के साथ हम आपके बीच में हैं। और मैं समझता हूँ आपने इस वीडियो को, इस पाठ को अपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। उस पाठ की वीडियो भी हमने यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई थी और ये संकेत भी यहाँ पर दिए थे वर्कशीट में। लेकिन फिर भी आप किसी कारण से आप इसको नहीं देख पाए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वर्कशीट का लिंक भी है और साथ ही पाठ की जो वीडियो है, डिटेल जो वीडियो है, उसका भी लिंक है। तो आप उसे अवश्य करें। उसके बाद आप इस वर्कशीट के सॉल्यूशन को आप समझें। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको केवल उत्तर नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको उत्तर कैसे छांटने हैं ये आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो यही हमारा प्रयास रहेगा, इसलिए आप देखिएगा कि यहाँ पर आप उत्तर खुद निकाल पाएँ। तो आरंभ करते हैं। पहला जो प्रश्न है बच्चों, क्या उसमें कहा गया है कि पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। अब आपके पास में एक प्रश्न आता है जहाँ पर आपको एक पहरा दे दिया जाता है या श्लोक दे दिया जाता है और उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जो हैं यहाँ पर आपको उसी तरह के कुछ यहाँ पर प्रश्न हैं हमारे सम्मुख, हम उन प्रश्नों का अभ्यास आपको करा रहे हैं। तो ये प्रश्न जो हैं यहाँ पर उन्हें देख लेते हैं। प्रश्नः अस्ति, प्रथम प्रश्नः कि प्रदेशेऽस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। किस प्रदेश में सप्तभगिन्यः, जो 7 बहनें, ये हमारे देश के उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इत्यादि जो 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों को 7 बहनें, ऐसा प्रयोग किया गया उनके लिए और उसी पर आधारित ये पाठ है। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो इस पहरे में एक प्रश्न आया है, तो आप कैसे छांटेंगे इसका उत्तर। आपको ये पंक्ति छांटनी पड़ेगी पहले कि ये पंक्ति कहाँ है, जहाँ पर इसमें से 4 शब्द हैं, इन चारों में से कोई आपको एक शब्द मिले, कोई 2 मिले, कोई 3 मिले, कुछ भी जो मिले, तो ये आपको पहले थोड़ा सा देखना होगा। साथ में उसके अर्थ को भी आप समझ सकते हैं। जैसे प्रदेशेऽस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते, कि इस प्रदेश में किनका बाहुल्य है, किनकी अधिकता है। तो ये पंक्ति आपको कहाँ मिल रही है? ये पंक्ति आपको मिल रही है यहाँ पर अध्यापिका जब कह रही है ना, और आपको एक पद में उत्तर देना है। पूरी पंक्ति आप छांट लें, लेकिन वहाँ से देखें कि केशाम, ये प्रश्नवाची शब्द है। केशाम, इसके स्थान पर क्या शब्द आएगा? तो देखिए ये पंक्ति जो है पूरी, ये पंक्ति ये पूरी इसी पंक्ति में इसका उत्तर है। लेकिन अगर आपको एक शब्द पे जाना होगा तो वो बनेगा हस्तशिल्पानाम। क्या बनेगा? हस्तशिल्पानाम। तो प्रदेशेऽस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते, हस्तशिल्पानाम। अग्रिम प्रश्न है कि अत्र केषां प्राचुर्यं विद्यते। अत्र, यहाँ पर, यहाँ मतलब कहाँ? सप्तभगिनी प्रदेश में किनका प्राचुर्य है, प्रचुरता है, अधिकता है, किनकी अधिकता है। अब ये भी आपको पंक्ति जो है वो यहीं आसपास ही मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ इस पंक्ति में जो है वह आपको ये दिखाई दे रहा है। देखिए इस प्रश्न के ज़्यादातर शब्द जहाँ पर आ रहे हैं उसी पंक्ति में उत्तर मिलेगा आपको। तो यहाँ अब एक पदेन में ही छांटना है। तो प्रश्न फिर से वही है, केशाम मतलब किनका, किनकी प्रचुरता है? तो वंश वृक्षाणाम। इस पंक्ति में भी जो है ये शब्द जो है वंश वृक्षाणाम, ये शब्द इसका उत्तर हो जाता है। अग्रिम प्रश्न है, एतत् प्रादेशिकाः शरीरेण कीदृशाः सन्ति। अब ये तृतीय प्रश्न है हमारा कि एतत् प्रादेशिकाः मतलब इस प्रदेश के लोग शरीर से कैसे हैं। अब देखिए कैसे हैं, ये पंक्ति आपको अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए इस पंक्ति में आपको ये मिला है कि शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः। अब कीदृशाः, कीदृशाः मतलब कैसे, इसका उत्तर अब आप निकालिए। तो क्या बनेगा एक शब्द में उत्तर वो? तो ऊर्जस्विनः। क्या बना उत्तर? ऊर्जस्विनः। ये इसका बिल्कुल उपयुक्त उत्तर हो गया है। तो आगे प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न है कि सांप्रतम किम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तः। सांप्रतम किम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तः। अभी अंतिम पंक्ति में आपको इसका उत्तर देखने को मिल जाता है कि सांप्रतम किम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तः। तो सांप्रतम वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोऽस्ति। अब ये पूरी पंक्ति
है, यही इसका उत्तर है। अब आपको वो शब्द छांटना पड़ेगा, तो वो शब्द है वंशोद्योगः या वंशोद्योगोऽयम्, या फिर इसमें से आप अयम को अलग निकाल दें तो वंशोद्योगः, संधि है क्योंकि यहाँ पर, तो वंशोद्योगः इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये तो एक पदेन उत्तरतः कैसे देने हैं ये हमने किया। अब बात आती है बच्चों कि पूर्ण वाक्य में आपको जब उत्तर देने हैं तो आप कैसे देंगे। अब इन प्रश्नों के उत्तर भी आप पहले में से ही छांट के देंगे बच्चों। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, तो उसके बाद पहले में उसके उत्तर को ढूंढेंगे। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। अब इस प्रश्न में और पिछले प्रश्न में क्या अंतर है? पिछला प्रश्न एक पदेन से था और यहाँ ये प्रश्न पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर इसका लिखना है। तो सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है के का मतलब है कौन। तो सप्त भगिनी प्रदेश में के निवसन्ति, कौन निवास करते हैं। तो चलिए इसके उत्तर को ढूंढते हैं हम पहले में। यहाँ हमें ऊपर इसका उत्तर मिल जाएगा कि सप्त भगिनी प्रदेश में के निवसन्ति। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं, जिससे आपको जब बार बार ऊपर नीचे ना आना पड़े। तो बताइए यहाँ पर के निवसन्ति। अब निवसन्ति देखिए, यहाँ पर ये शब्द आपको जो मिल रहा है ना, निवसन्ति, इससे आप पहचान सकते हैं निवास करते हैं, है ना, निवास करते हैं। अब बात आई कि के, तो ये पूरी पंक्ति ही आ जाएगी इसका उत्तर। तो प्रश्न कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे बनाएंगे कि सप्त भगिनी प्रदेशे, उसके बाद से जोड़ देंगे आप गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः निवसन्ति। अब अत्र, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने अत्र नहीं बोला यहाँ पर। तो अत्र जो है वो अत्र का मतलब है यहाँ। तो यहाँ मतलब कहाँ? सप्त भगिनी प्रदेश में। वो तो हमने पहले ही शब्द के रूप में जोड़ दिया था, इसलिए हम अत्र नहीं जोड़ेंगे। बच्चों अगर आप अत्र जोड़कर आप लिखते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये आएगा कि आपने प्रश्न बनाया नहीं है, आपने केवल पंक्ति ढूंढी है और उठाकर लिख दी है। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर आप बनाने की कोशिश करें, उसी पंक्ति में से बनेगा, बस एक दो शब्द आपको हटाना या जोड़ना होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अग्रिम प्रश्न देख लेते हैं कि एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। अद्वितीय प्रश्न है ये कि इस प्रदेश के लोग जो हैं वो कैः निष्णाताः सन्ति, किन चीज़ों से निष्णात हैं, किन चीज़ों में कुशल हैं। तो किन चीज़ों में कुशल हैं, देखिए इस प्रदेश के लोग। अब ये देखिए निष्णाताः शब्द कहीं पर आपको दिखाई देगा। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ आपके सामने आ गया होगा निष्णाताः। देखिए ये रहा यहाँ पर शब्द निष्णाताः। तो एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। तो आप वैसे ही उत्तर बनाएंगे, सबसे पहले वहीं प्रश्न से उठा लेंगे कि एतत् प्रादेशिकाः, और उसके बाद कैः जो प्रश्नवाची शब्द है उसके स्थान पर क्या जोड़ेंगे? स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। बस उत्तर आपका बन गया। तो इस तरह से उत्तर बनाना होता है। देखिए हमने प्रश्नवाची शब्द हटाया और उसकी जगह उत्तर वाले शब्द जो हैं वो उठाकर यहाँ रख दिए, तो हमारा उत्तर पूरा बन गया। अब अग्रिम है मालत्याः मनसि आगता भावना कीदृशी विद्यते। मालती के मन में जो भावना आई वो कीदृशी, कीदृश का मतलब अभी हमने देखा था पिछले प्रश्न में कैसा, और जब स्त्रीलिंग में आ जाता है तो कीदृशी हो जाता है, तो बन जाता है कैसी। तो मालती के मन में आई हुई भावना कैसी है। अब ये पंक्ति आपको कहाँ मिलती है? तो आप देखिए आपने इस पहरे को पढ़ा तो ये पंक्ति सबसे ऊपर हमें दिखाई देती है, सर्वप्रथम यही पंक्ति है। तो क्या बनेगा अब उत्तर? तो मालत्याः मनसि आगता भावना परम कल्याणमयी, ये उत्तर है, और अंत में जो है वही वर्तते। तो इस तरह से हमें बीच में शब्द जोड़ के वो उत्तर बनाना है। मतलब पंक्ति यूं की उठा के नहीं लिखनी है, आपको प्रश्न की सहायता से उत्तर तैयार करना है, बनाना है। तो चलिए अब जो तीसरे तरह के प्रश्न हैं वो हैं भाषिक कार्य के प्रश्न। अब भाषिक कार्य में जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा कार्य आपने करना है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि निपुणाः इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। निपुणाः, क्या इस अर्थ में देखिए तीन विकल्प हैं, क्या समन्विताः, क्या निष्णाताः, क्या बाहुल्यम। बताइए क्या बनेगा? निपुण
कुशल। तो इस अर्थ में अभी प्रश्न में एक शब्द आया ही था, उस समय बताया था, तो क्या उत्तर बनेगा? निष्णाता। अग्रिम है प्रदेशेस्मिन् इति पदस्य संधि विच्छेदः। संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद मतलब अलग अलग करना। इसका मतलब यहाँ दो शब्द जो मिले हुए हैं उन्हें अलग अलग करना है, तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा प्रदेशे अस्मिन्। क्या बनेगा? प्रदेशे अस्मिन्, ये बनेगा इसका संधि विच्छेद। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, संधि में जब भी आपके सामने ये एस का निशान आ जाए तो ये समझिए कि ये एस जो है वो अ को हुआ है, और यहीं से आप अलग कर दीजिए और एस की जगह अ कर दीजिए और बीच में जमा का निशान लगा देंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। अग्रिम है तृतीय प्रश्न। एक वाक्य दिया हुआ है कि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। वाक्येस्मिन्, इस वाक्य में अव्यय पदम किम? अव्यय पद कौन सा है? अब अव्यय पद आपने पढ़े हैं, अव्यय पद कुछ एक अव्यय पद आप पढ़ चुके हैं, वीडियो भी आपने देखी थी पहले अव्यय पदों की, तो बताइए यहाँ पर। और अव्यय किसे कहते हैं? जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगती, जिसमें कोई लकार नहीं लगता, जिसमें कोई प्रत्यय जुड़कर नहीं जुड़ता है, वो हमेशा एक ही जैसा बना रहता है, उसमें से कुछ व्यय नहीं होता है, कुछ खर्च नहीं होता है, इसलिए वो अव्यय है। बात है ना, देखिए ये अव्ययम न व्येति इति अव्ययम, तो यहाँ कौन सा है? तो यहाँ है क अत्र, ये शब्द है अव्यय। और भाष्यकार का अंतिम प्रश्न है कि बहुभाषा भी, ये एक शब्द दिया है पहले में से ही, इति पदे का विभक्ति। विभक्ति कौन सी है? अब विभक्ति आपने शब्द रूप पढ़े हैं, आपने शब्द रूपों को गाया भी है, तो मैं समझता हूँ आप बड़ी आसानी से इसे बता देंगे। बहुभाषा भी का विभक्ति है अत्र? तृतीया, क्योंकि जब शब्द के अंत में बच्चों भी जुड़ जाता है ना ये, तो ये केवल तृतीया विभक्ति में ही आपको ऐसा मिलता है, तृतीया विभक्ति के भी बहुवचन में, तो ध्यान रखिएगा आप इसे। और अब द्वितीय प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब पहले में से प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं ये हमने सीखा है। अब देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। आपको सामने देखिए, आपके यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, आपको उनमें से छांटकर रिक्त स्थान भरना। तो पहला है कि अत्र बहवः रिक्त स्थानम निवसन्ति। यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं या रहती हैं। क्या? क्या प्रदेश, क्या राज्यानि, या फिर जनजातियाँ? क्या बनेगा? जनजातियाँ। जनजातियों की तो बात हुई है, यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं। द्वितीय प्रश्न है अस्माकं देशे केन्द्रशासित रिक्तस्थानं प्रदेशाः सन्ति। केन्द्रशासित प्रदेशाः, कति केन्द्रशासित प्रदेशाः? क्या 7 हैं या 9 हैं या 28 हैं? बताइए कितने हैं? तो हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों 9 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। इस समय हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अग्रिम है ग भागः के सप्तभगिनी प्रदेशे जनाः रिक्त स्थानम वदन्ति। लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या एक भाषा या राष्ट्रीय भाषा या बहुत सारी भाषाएं, विविधाः भाषाः? तो विविधाः भाषाः वदन्ति। कुत्र? सप्तभगिनी प्रदेशे। अग्रिमः अस्ति अत्र वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां रिक्तस्थानं क्रियते। बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का क्या किया जाता है? क्या उनका परिमाण किया जाता है, आकलन लगाया जाता है, या उनका उपयोग किया जाता है? तो क्या किया जाता है? उनका उपयोग किया जाता है। और अंतिम भाग है इसका भगिनी प्रदेशोयम रिक्तस्थानम समीचीन। समीचीन है, बढ़िया है। किस चीज़ के लिए यह भगिनी प्रदेश? क्या भ्रमण के लिए या खेलने के लिए या देखने के लिए? तो किस लिए है? भ्रमणाय, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि घूमने में देखना भी अपने आप में शामिल हो जाता है। तो भ्रमणाय इसका पूर्ण उत्तर है। तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान पूरे किए हैं यहाँ। और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं बच्चों यहाँ से। अब क्या है अंतिम प्रश्न में? कह रहे हैं कि अधोलिखित पदानां विलोम पदानि मंजूषायाः चित्वा लिखत। तो ये शब्द हैं देखिए यहाँ पर दिए हुए, इनके आपको विलोम पद छांटने हैं, विलोम पद लिखने हैं। आपने कहाँ से लिखेंगे और
वो इस मंजूषा से छांटकर आप लिखेंगे। तो मंजूषा से छांटकर आप लिखेंगे तो आप देखिए अब कैसे बनाएंगे। पहले मंजूषा में शब्द देख लीजिए कौन कौन से हैं। आधुनिक, अनेके, प्राकृतिकम, लघूनि, स्वाधीनः, ये कुछ यहाँ पर पद हैं। तो क्या बनेगा बताइए। अब देखिए एकः, नीचे जो हैं शब्द कौन से, एकः, बृहत्तराणि, प्राचीने, पराधीनः और कृत्रिमम्। तो एकः को किसके साथ मिलाएंगे। एकः का विपरीतार्थक क्या है, एकः का है अनेके। और बृहत्तराणि, बृहत्तराणि मतलब बहुत बड़े, तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, लघूनि, लघूनि। और प्राचीने, प्राचीन जो अत्यंत प्राचीन है, तो उसका विपरीत हो गया आधुनिके। और आगे शब्द है पराधीनः, पराधीनः का विपरीतार्थक विलोम पद क्या हो गया है, पराधीन मतलब अपने वश में ना होना, और स्वाधीन अपने ही वश में होना। पराधीन मतलब दूसरों के अधीन होना। और अंतिम है कृत्रिमम, कृत्रिम। तो कृत्रिम जो है जिसे हम मैन मेड भी कहते हैं, जिसे जो स्वयं निर्मित नहीं है, जिसे बनाया गया है। और कृत्रिमम, कृत्रिमम का अर्थ ये है। और प्राकृतिकम जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जिसे इंसान ने नहीं बनाया है, वो प्राकृतिकम है। तो इस तरह से हमने इन्हें किया है, इनके उत्तरों को जाना है। और मैं समझता हूँ कि आप इसे अच्छे से कर चुके हैं। और आपने अब आप इसके नीचे देखिए वीडियो में, यहाँ पर आपको क्विज़ दिया गया है। इस क्विज़ के माध्यम से भी आप इस पाठ को खेल सकते हैं, इस पाठ का और अच्छे से मज़ा ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको सारी बात यहाँ से स्पष्ट हो चुकी है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।